हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं प्राची वर्मा, आपकी इंग्लिश टीचर, और क्लास 8 की बुक हनी ड्यू के हिसाब से हम फर्स्ट यूनिट को पूरा कर चुके हैं और सेकेंड यूनिट की जो पोम है हमारी, जिसका नाम है ज्योग्राफी लेसन, वो आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपनी इस पोम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पोम में है क्या, व्हाट इज इनसाइड, इसके अंदर क्या है। सबसे पहले तो उन्होंने हमसे ये पूछा है कि क्या आप इमेजिन कर सकते हैं अपनी सिटी को कि अगर हम उसे 10,000 फीट मतलब 10,000 फीट की ऊंचाई से अगर हम उसे नीचे देखेंगे तो वो कैसी दिखेगी। तो एक नीटली प्लान्ड, मतलब बहुत ही साफ सुथरे तरीके से, बिल्कुल ऑर्गेनाइज, जमी हुई टुकड़ों में, है ना, एक ज्योमेट्रिक डिजाइन की तरह, जो रेखा गणित में डिजाइन बनती है, बिल्कुल सीधा एंगल वैंगल और लाइन सब मिलाकर, तो वो चीज़ बिल्कुल ऐसी जमी हुई हमको दिखेगी। और ऐसा लगेगा कि हम जब उसे नीचे से देखते हैं, ज़मीन पर खड़े होकर देखते हैं, तो उससे पूरी तरीके से अलग होगी। स्ट्राइक यू, मतलब हमें ऐसा एहसास होगा कि इट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट एक्चुअली इज़ व्हाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट। मतलब जब आप उस भीड़ का हिस्सा होते हैं और तब आप अपनी सिटी को देखते हैं, अपने शहर को देखते हैं, तो वो कुछ अलग दिखती है, और वो 10,000 फीट की ऊंचाई से तो बिल्कुल ही अलग दिखती है। तो हियर इज़ अ पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच अ व्यू ऑफ सिटी। जो पोएट का, इस कवि का जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, जो उसने बताया है, समझाया है एक शहर के बारे में, अपने शहर के बारे में, कि वो जब 10,000 फीट की ऊंचाई से देखता है अपने शहर को, तो कुछ सवाल उसके मन में आते हैं, जो उसने सवालों को और अपने जवाबों को, अपने जो उसने एहसास है उसका अपनी सिटी को देखने के बाद, उसको मिलाकर उन्होंने एक जो है कविता को बना लिया है। तो हमारे जो पोएट हैं, जो हमारे कवि हैं, उनका नाम है जुल्फिकार घोष, जैसे कि आप देख सकते हैं। और जुल्फिकार घोष एक पाकिस्तानी अमेरिकन नॉवेलिस्ट है। वो जहाँ पहले रहते थे, वो जगह पहले इंडिया में थी, लेकिन बंटवारे के बाद वो पाकिस्तानी हो गए और अब वो अमेरिका में रहते हैं। वो एक पोएट हैं, वो एक एसेइस्ट हैं, मतलब वो ऐसे भी निबंध भी लिखते हैं, कवि भी हैं और एक नॉवेलिस्ट भी हैं। वो टेक्सास में रहते हैं अभी, और हिज वर्क्स आर प्राइमरीली मैजिकल रियलिज्म ब्लेंडिंग फैंटेसी एंड हार्श रियलिज्म। मतलब उनके जो वर्क होते हैं, जिस तरीके की वो चीज़ें लिखते हैं, वो जो होते हैं वो मैजिकल रियलिज्म के लिए होते हैं। मतलब कि असलियत तो उसमें होती ही है, पर कुछ ज़्यादा ही एक जादुई असलियत रहती है, जो हमें जब हम देखते हैं, जब हम उसे पढ़ते हैं, तो हमें लगता है ये चीज़ हमने कभी क्यों नहीं सोची। और वो फैंटेसी और हार्श रियलिज्म को ब्लेंड करते हैं। मतलब जो एकदम क्रूर सच्चाई होती है, जो हम अक्सर जानना नहीं चाहते, वो, और एक ख्यालों की दुनिया। फैंटेसी का मतलब होता है हम जिनको ख्यालों में सोचते हैं, वो हमारी फैंटेसी होती है। तो उन चीज़ों को बहुत ही बढ़िया तरीके से ये जो है एक दूसरे में घोल देते हैं। In his poem, the poet describes the scene of the city and the country from an aeroplane flying high. इस पोम में वो क्या करते हैं, एक सिटी और एक कंट्री का सीन जो है ऊपर से जो उन्हें दिखता है, उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं, हमें बताते हैं। कहाँ से? जब वो एक एरोप्लेन में जो बहुत ऊंचे हाइट पर जो है वो उड़ रहा है, वहाँ से वो देखते हैं और फिर वो हमें बताते हैं कि वो क्या देख रहे हैं। When the jet plane took off, the sky was clear. जब जेट प्लेन ने उड़ान भरी, took off मतलब वो रनवे से जो वो उड़ता है, एकदम हवा में जैसे ही जाता है, उसे टेक ऑफ कहते हैं। तो यहाँ उन्होंने took off का इस्तेमाल किया है। took off, the sky was clear. तब आसमान बिल्कुल साफ था। The poet looked out from the window, the city looked neatly planned. और जब हमारे पोएट ने खिड़की से बाहर देखा, तो जो सिटी थी, जो शहर था, वो बहुत ही सुंदर तरीके से, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ही प्लानिंग करके उसको बनाया गया है, और बिल्कुल सही तरीके से वो जमा हुआ है एकदम बढ़िया टुकड़ों में। तो अब हम शुरू करते हैं हमारी पोम की रीडिंग। When the jet sprang into the sky, जेट यहाँ पे वो एरोप्लेन है, जेट, जिसे हम जेट भी कहते हैं। स्प्रैंग इनटू द स्काई, स्प्रैंग मतलब एकदम से उड़ जाना। जैसे आपने देखा होगा जब एरोप्लेन रनवे पे चलता है, पहले पहियों से ज़मीन पे चलता है, रोड पर, जो रनवे कहते हैं उसे हम, और वो चलते चलते एकदम से हवा में उड़ जाता है, हवा में हो जाता है। तो इसलिए उसको स्प्रैंग कहा गया है, क्योंकि एक धक्का महसूस होता है जब हम एयरप्लेन के अंदर बैठे रहते हैं, जेट के अंदर, और वो टेक ऑफ करता है, तो उसे यहाँ पर उन्होंने स्प्रैंग शब्द से दर्शाया है। जंप हाई सडनली, तो जैसे ही जेट जो है हवा में आसमान की तरफ उड़ा, इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड। ये बिल्कुल ही साफ नजर आ रहा था। इट वॉज क्लियर वाई द सिटी, ये बिल्कुल साफ दिख रहा था कि क्यों जो शहर है वो इस तरीके से बनाया गया है जैसा वो है।
मतलब इस तरीके से उसने डेवलप किया है, इस तरह से वो विकसित हुआ है जैसा कि वो है। अब हमें यहाँ पे थोड़े से उल्टी पुल्टी बातें समझ में आ रही हैं कि आखिर पोइट यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, बट जब हम इस पूरे स्टैंजा को अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, हम इन वाक्यों को जोड़कर समझ जाएंगे कि वो आखिर क्या मीनिंग बताना चाह रहा है, क्या मतलब बताना चाह रहा है। पहले वो कहते हैं कि जैसे ही जो एयरप्लेन था, जो जेट था, उसने जैसे ही उड़ान भरी, ये समझ में आ गया था साफ साफ कि जो शहर है वो इस तरीके से विकसित क्यों हुआ है। Seeing it scaled 6 inches to the mile, there seemed an inevitability। मतलब वो देख रहे थे 6 इंचेस टू द माइल, उसको वो ये देख रहे थे कि धीरे धीरे जो एयरप्लेन है वो 6 इंचेस जो है वो उठता जा रहा है, उड़ता जा रहा है। स्केल मतलब बढ़ता, जैसे कि हम स्केल से हम नापते हैं किसी चीज़ को, माप निकालते हैं, वैसे स्केल का मतलब होता है बढ़ते जाना। There seemed an inevitability। इनएविटेबिलिटी का मतलब है that cannot be avoided। जैसे हम कहते हैं ना कि अनहोनी को रोका नहीं जा सकता, तो समथिंग मतलब कोई चीज़ है जिसे हम रोक नहीं सकते, उसे कहते हैं हम कि that is inevitable, उसको हम रोक नहीं सकते। तो एक इनएविटेबिलिटी दिख रही थी, एक ऐसी चीज़ होती दिख रही थी जिस पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं था, काबू नहीं था। About what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky। एक इनएविटेबिलिटी दिख रही थी, कंट्रोल नहीं था उस चीज़ पर, जो चीज़ दिख रहा था कि जो ग्राउंड पे दिखता था वो हैफेजर्ड था। हैफेजर्ड का मतलब होता है कोई प्लान या ऑर्डर है। जैसे आप कहीं घूमने के लिए जाइए, किसी मार्केट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो कितना बिखरा हुआ है, कितना फैला हुआ है ना। आप अपने ही शहर को जब यहाँ खड़े होकर देखेंगे, उस शहर की रोड पर खड़े होकर देखेंगे तो वो पूरा बिखरा हुआ दिखेगा, कोई कहीं से जा रहा है, कोई बिल्डिंग कहीं बनी हुई है, आड़े टेढ़े चौराहे हैं। लेकिन उसी शहर को जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर चीज़ बहुत ही प्लान्ड तरीके से वहाँ पर बनाई गई है। हर चीज़ का बैठ के एक डिजाइन बनी है कि यहाँ पर ये रोड आएगी, यहाँ पर ये मार्केट आएगा। तो नीचे जो चीज हैफेजर्ड दिख रही थी, मतलब ऐसी गड़बड़ दिख रही थी, वो अनप्लैंड और विदाउट स्टाइल दिख रही थी। यहाँ उन्होंने हैफेजर्ड का जो मतलब है वो यही बता दिया है कि वो हैफेजर्ड थी, अनप्लैंड थी और कोई स्टाइल नहीं था। ठीक है, उस चीज पे किसी का काबू नहीं था कि वो हैफेजर्ड क्यों दिख रही थी, वो गड़बड़ क्यों दिख रही थी। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, मतलब कि पहले जब उन्होंने बताया कि जैसे ही आसमान में उड़ा मेरा हवाई जहाज, तो मुझे ये सारी चीजें देखने के लिए मिली जब मैं ऊपर हवा में पहुंच गया। तो आपको समझ में आया, जो कवि है उसने एक तरीके से अपनी कहानी को एक स्टैंजा में जो है पूरा करने की कोशिश करी है। एक ख्याल को, एक थॉट को उन्होंने इस स्टैंजा में डाल दिया है और इन 2 लाइन से उस स्टैंजा को उन्होंने बंद कर दिया है कि ऐसा हुआ जब मेरा जो हवाई जहाज था वो हवा में गया। तो क्या हुआ, जब जेट आकाश में उछला तो यह स्पष्ट था कि शहर क्यों इस तरीके से विकसित हुआ है। इतना तो हम सबने समझ ही लिया था। यह देखते हुए कि यह 6 इंच मील तक बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है हवाई जहाज, यह एक अनिवार्य बात लग रही थी कि जमीन पर आखिर क्या अव्यवस्थित था, अनायोजित था और अंदाज के बिना था। ये चीज़ पूरी तरीके से समझ में आ रही थी कि ज़मीन में जो जितनी भी इमारतें बनी हैं, जितने भी घर बने हैं, गार्डन बने हैं, पार्क बने हैं, ऑफिस बने हैं, वो इतने अव्यवस्थित क्यों थे, ये मुझे तब समझ में आया जब मैं इतने ऊपर आसमान में गया। When the jet reached 10,000 feet, अब जो उनका हवाई जहाज था वो सिर्फ आसमान में नहीं था, वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर था। 10,000 feet. It was clear why the country had cities where the rivers ran। तो ये अब बिल्कुल साफ था, ये बिल्कुल साफ समझ आ रहा था कि जो देश हैं, कंट्री यानी देश, जो देश हैं उनके जो शहर हैं वो वहाँ क्यों हैं जहाँ पर रिवर्स हैं, जहाँ पर नदियाँ हैं। रिवर्स रैन मतलब जहाँ नदियाँ बहती हैं, है ना। ये समझ में आ गया था कि जो शहर है वो नदियाँ जहाँ बहती हैं उनके पास ही क्यों बसे हैं। क्यों बसे हैं? क्योंकि हमें पानी की ज़रूरत है, इसीलिए। और हमेशा से जो हमारा इवोल्यूशन हुआ है, जो हमारी ग्रोथ हुई है ह्यूमन बीइंग्स की, इंसानों का जो विकसित होना हुआ है, हमने हमेशा से ही अपने घर, अपने गांव और अपने शहर जो हैं वो नदियों के पास इसलिए बसाए हैं क्योंकि पानी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारे जीवन का, और इसलिए हमने उसके पास रहना जो है ज़रूरी समझा है ताकि हमें उसकी अवेलेबिलिटी जो हो, उसकी जो ज़रूरत है वो कभी हमें पड़ना कम ना हो, हमें पानी बहुत ही आसानी से हमारे पास मिल जाए। एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और जो वैलीज हैं, जो घाट हैं, उनमें इतने लोग क्यों रहते थे, ये चीज़ हमें समझ में आ रही है। ये चीज़ हमारे कवि को समझ में आ रही है, हमारे पोएट को समझ में आ रही है। कब? जब वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे।
द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। अब वो यहाँ पर भूगोल का तर्क लगाना चाह रहे हैं कि किस हिसाब से जो है इस भूगोलिक जो नक्शा उन्हें दिख रहा था उसे किस तरीके से प्लान किया गया है। दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, कि जो लैंड और वाटर है उसने हमको आकर्षित किया है कि ये ज़मीन अच्छी है, ये ज़मीन उपजाऊ है, तो उसके पास लोगों ने घर बसा लिया। ये नदी है, यहाँ का पानी साफ है, हमें पानी चाहिए, तो हमने उसके आसपास घर बसा लिया, गांव बसा लिया। तो मतलब कि हमें जो है ज़मीन और पानी ने जो है आकर्षित किया है इंसानों को। वॉज क्लियरली डेलिनिएटेड मतलब शोन, ये चीज दर्शा रहा था, ये पूरा जो नक्शा जो उन्हें देखने मिल रहा था इतने ऊंचाई से, उससे ये साफ साफ लग रहा था कि हम इस तरीके से क्यों जमे हुए हैं ज़मीन पर, क्योंकि हमने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपने घर को बनाया है। अपने घर की जो जगह है, जो लोकेशन कहते हैं हम जिसको, उसको अपने हिसाब से पसंद किया है। क्यों? हमारी ज़रूरतों के हिसाब से। हम कभी भी घर लेते हैं, हम देखते हैं यहाँ से अस्पताल पास है, यहाँ से मार्केट पास है, यहाँ से रेलवे स्टेशन पास है, इस तरीके से हम अपनी ज़रूरतें देखते हैं बस। तो हमारी वो जरूरतें देखने की शुरुआत जो है वो जमीन और पानी से हुई है। ये अब जो है वो पोएट को समझ में यहाँ पर आ रहा है। और फिर से उन्होंने पहले स्टैंजा की तरह क्या किया है, When the jet reached 10,000 feet को फिर से यहाँ पर रिपीट किया है। अपने फिर से एक थॉट को उन्होंने इस स्टैंजा में पूरा करते हुए इन 2 लाइनों से कवर कर दिया है। तो हमने क्या देखा कि जब जेट 10,000 फीट की ऊंचाई पे पहुंचा तो उन्होंने क्या देखा, उन्हें ये समझ में आया कि जो देशों में जो शहर थे उन्होंने पानी की मतलब नदियों के पास, पानी के पास क्यों अपना जो है घर बसाया था, शहर वहाँ क्यों बसे थे, घाटियाँ क्यों आबाद थीं, क्योंकि भूगोल का ये तर्क है कि लैंड और वाटर जो है, ज़मीन और पानी जो है वो इंसानों को आकर्षित करता है, मनुष्य को आकर्षित करता है। और ये चीज़ स्पष्ट रूप से चित्रित थी, मतलब वहाँ पे दिख रही थी मुझे कि नदी और ज़मीन के पास जो है इतने घर क्यों बसे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने हमें आकर्षित किया है। प्रकृति के इन 2 चीज़ों ने हमें सबसे ज़्यादा आकर्षित किया है। When the jet rose 6 miles high, अब सिर्फ 10 फीट नहीं, वो 6 माइल्स 6 मील की ऊंचाई पर पहुंच गया था, मतलब काफी ऊपर पहुंच गया था। It was clear that the earth was round, उनको ये चीज दिख रही थी, उन्हें ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही थी। जैसे हम सब जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो गोल है, लेकिन हमें वो गोल जो है वो बाहर स्पेस के अलावा कहीं दिखती नहीं है कि वो गोल है। लेकिन आप देख सकते हैं जब भी आप नदी के अंत तक देखेंगे जहां आपको सूरज डूबता हुआ दिखता है, हम उसे जो क्षितिज कहते हैं, होराइजन कहते हैं, उसको हम देखेंगे तो लगेगा कि हाँ यहाँ पर जो है आसमान खत्म होता है और ज़मीन यहाँ पे शुरू होती है, इस तरीके से, या ज़मीन यहाँ खत्म होती है और आसमान शुरू होता है। तो हम एक तर्क लगा सकते हैं कि हाँ ऐसा दिखता है तो जो पृथ्वी है जो गोल है। लेकिन यहाँ पे हमारे पोएट क्या कह रहे हैं कि वो जब इतनी ऊंचाई पे पहुंच गए तब उन्हें ऐसा दिख रहा था कि हाँ पृथ्वी जो है वो गोल है, उन्हें जो है जमीन थोड़ी सी मुड़ती हुई शायद नजर आ रही होगी। एंड इट हैड मोर सी दैन लैंड, और उनको ये भी दिख रहा था कि पृथ्वी पर पानी ज्यादा है और जमीन कम, मोर सी दैन लैंड। But it was difficult to understand that the men on the earth found causes to hate each other. लेकिन वो क्या है जो नहीं समझ पा रहे थे, जो उन्होंने देखा वो तो वो समझ गए कि पानी ज़्यादा है, ज़मीन कम है और अर्थ जो है, पृथ्वी जो है वो गोल है। लेकिन वो क्या समझ नहीं पा रहे थे कि जो ज़मीन पर रहने वाले मैन है, मतलब मैन का मतलब यहाँ सिर्फ आदमी नहीं है, हम सब जो इंसान हैं वो एक दूसरे को हेट करने, एक दूसरे से घृणा करने के कारण क्यों ढूंढते रहते हैं, कैसे मिल जाते हैं उन्हें। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज एंड टू किल, कि वो शहरों के बीच में दीवारें बनाना क्यों जानते हैं, उनको इसके कारण क्यों मिल जाते हैं, एक दूसरे को मारने के कारण क्यों मिलते हैं। From that height it was not clear why, इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ये तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि इंसानों को ऐसे बुरे चीज़ों के कारण कहाँ से मिलते हैं। मतलब जो उन्हें दिख रहा था, उन्हें यहाँ पे ज्योग्राफी के हिसाब से, भूगोल के हिसाब से हर तर्क समझ में आ रहा था, लेकिन उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी कि इंसानों को ऐसे कारण कहाँ से मिल जाते हैं। जब जेट 6 मील ऊंचा उठा, ये स्पष्ट था कि पृथ्वी गोल है और यह कि उसके पास भूमि से अधिक समुद्र था। लेकिन ये समझना मुश्किल था कि पृथ्वी पर इंसानों को एक दूसरे से नफरत करने के कारण क्यों मिलते हैं, शहरों में दीवारें निर्माण करने के कारण क्यों मिलते हैं, या एक दूसरे को मारने के कारण क्यों मिलते हैं। ये जो बात है ये उस ऊंचाई से बिल्कुल भी स्पष्ट
नहीं थी। तो जैसे कि हमने इस कविता में देखा कि हमारे जो पोएट हैं वो एक यात्रा पे जा रहे हैं एक जेट एयरप्लेन में, जहां पे वो पहले 10,000 फीट की ऊंचाई से देखते हैं ज़मीन को, फिर वो 6 मील की ऊंचाई से देखते हैं। और जब वो 10,000 फीट की ऊंचाई से देखते हैं तब उन्हें ये लग रहा था कि ज़मीन पे जब मैं रहता हूँ तो मुझे शहर बिखरा हुआ दिखता है, लेकिन अब मुझे इतनी ऊंचाई से सब कुछ कितना बढ़िया जमा हुआ यहाँ पे दिख रहा है। मतलब कि उसकी प्लानिंग करके उसको डिज़ाइन किया गया है, बिल्कुल एक रेखा गणित की डिज़ाइन की तरह। और फिर जब वो 6 मील से देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि पृथ्वी गोल है और उसके पास कितना सारा पानी है और जल जो है वो ज़मीन से कम है। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि जब इतना सब कुछ बढ़िया तरीके से जमा हुआ है और हम बिल्कुल सारे इंसान एक ही मानसिकता से चलते हैं, तो हमें एक दूसरे को नफरत करने के कारण यहाँ पर क्यों मिलते हैं। हमारे कवि यहाँ पर हमको, हमारे पोएट ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है, संदेश दिया है कि जब हम एक जैसे हैं, इतनी ऊंचाई से सब एक जैसे दिखते हैं, तो हमको एक दूसरे से घृणा नहीं करनी चाहिए, नफरत नहीं करनी चाहिए, दीवारें बनाकर एक दूसरे को अलग अलग नहीं करना चाहिए। तो ये थी हमारी पोम द ज्योग्राफी लेसन बाय जुल्फिकार घोष। अगले वीडियो में हम देखेंगे इस पोम की समरी। तो तब तक के लिए थैंक यू। और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पर अवेलेबल है 100% फ्री ऑनलाइन शिक्षा, जो कि 6 से 12 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है। तो आप इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें जिसे इसकी ज़रूरत है। थैंक यू।